Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, and today we are going to learn about further details about convertible bonds. In our last video we discussed कि किस तरीके से convertible bonds कैलकुलेट होते हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, क्या होते हैं, why, when and how, ये हमने सब देखा था about convertible bonds। तो आज हम इसकी एग्जाम्पल करने वाले हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होती है इन एक्चुअल, किस तरह से F7 के पेपर के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को एज पर IFRS 9 ट्रीट किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भी। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाके देख लें क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाऊँगा और कैलकुलेशन किस तरीके से होती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कन्वर्टेबल बॉन्ड, और यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड जैसे कि मैंने बता दिया कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड जैसे कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि वो होता है कि जिसमें हमारे पास कन्वर्टेबल ऑप्शन अटैच होता है कि हम चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने डेट को एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। सही है। कन्वर्ट कंपनी इशू अ कन्वर्टेबल लोन, सही है, दैट पेज इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम इन एरियर्स। इन एरियर्स मतलब साल के आखिर में। कन्वर्ट कंपनी है और वो कन्वर्टेबल लोन ही इशू कर रही है 2% पर एनम, यानी कि ये इसका कूपन रेट है। और कूपन रेट वो रेट होता है जिस पर एक्चुअल में हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट में कोई भी रेट हो, लेकिन अगर हम जिस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, जैसे कि लोन होता है, अगर लोन पे फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट है तो दैट वुड बी द कूपन रेट इन अदर वर्ड्स ऑफ अ सिंपल लोन। सही है। अच्छा, मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट का मैंने कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपको मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट दोनों दिए हुए हैं और दोनों अलग अलग हैं तो आपने इफेक्टिव रेट लेना है। अगर मार्केट रेट ही सिर्फ दिया हुआ है तो मार्केट रेट ले लेना है, इफेक्टिव रेट दिया हुआ है सिर्फ तो इफेक्टिव रेट ले लेना है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे मार्केट रेट दिया हुआ है, द मार्केट रेट इज 8% बीइंग द इंटरेस्ट रेट फॉर एन इक्विवेलेंट डेट विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन। मार्केट रेट हमेशा विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन होगा। क्यों? जो सिंपल लोन होगा उसी का रेट मार्केट रेट कहलाता है बेसिकली, क्योंकि कन्वर्टेबल लोन की एक तरह से मार्केट एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, वो एक एडिशनल ऑप्शन के साथ आपको दिया जा रहा होता है, इस वजह से वो कन्वर्टेबल लोन या कन्वर्टेबल डेट या कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाता है। वरना देखा जाए तो मार्केट जो एक्चुअल में होती है वो सिर्फ एक सिंपल जो लोन नोट या डिबेंचर या होता है जिसके अंदर कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं होता वही होती है। तो उसी का मार्केट रेट हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। The loan of $5 million is repayable in full after 3 years और convertible to equity, मतलब शेयर्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है। डिस्काउंट फैक्टर, इसने मजे की बात है, हमारे लिए आसानी कर दी है कि हमें जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वरना आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी यूज कर सकते हैं, एन्युटी टेबल भी यूज कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन इसने हमारे लिए बेनिफिशियल क्या किया हुआ है यहाँ पे कि हमें पहले से डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, 8% के दिए हुए हैं क्योंकि मार्केट रेट 8% है। और जब भी हम डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे वो इफेक्टिव रेट या मार्केट रेट के ऊपर हो रहा होगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन होती है बेसिकली ये मार्केट रेट पर ही हो रही होती है। डिस्काउंट फैक्टर ये मार्केट रेट पर हो रही होती है। अगर इफेक्टिव रेट भी दिया हुआ है साथ में तो आप यहाँ पर मार्केट रेट लेंगे। ठीक है। रिक्वायर्ड स्प्लिट द लोन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी एट इंसेप्शन एंड कैलकुलेट द फाइनेंस चार्ज फॉर ईच ईयर अंटिल कन्वर्जन स्लैश रिडेम्पशन। सही है जी। तो आए सोल्यूशन पे आ जाते हैं बहुत इजीली। प्रेजेंट वैल्यू सबको यकीनन निकालने आती होगी। F3 लेवल पे भी कुछ अब अमाउंट में ये समझा दिया जाता है ACCA के ऊपर, ACCA के अंदर। इसके अलावा अगर आपने F9 नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। तो होता कुछ इस तरीके से कि आपने ईयर लेने होते हैं, कैश फ्लो ले लेंगे। कैश फ्लो हमारे क्या बन रहे होंगे, 5 मिलियन का 2%। ये आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बार पे भी 5 मिलियन का 2% हमारे पास बनता है 100,000, 100,000, 100,000। तो इंटरेस्ट रेट जो बेसिकली है वो 3 साल जाएगा और तीसरे साल पे रिडेम्पशन हो रही होगी। तो जब भी हम ये वाली कैश फ्लो वाली प्रेजेंट वैल्यू वाली कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली हम ये लाइबिलिटी पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और जो ओवरऑल लोन होता है उसमें से माइनस कर देते हैं इस लाइबिलिटी पेमेंट को।
तो जो बचता है वो बैलेंसिंग फिगर होती है, और जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमारी इक्विटी होती है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। तो देखें, अगर आप पहले साल मैंने 100,000 लिया है, दूसरे साल भी 100,000 लिया है, तीसरे साल 100,000 लिया है। क्यों? क्योंकि रीपेमेंट भी हो रही होगी 5 मिलियन की, प्लस इंटरेस्ट भी जा रहा होगा उसी साल का एरियर्स में, तो वो हमने ले लिया। और डिस्काउंट फैक्टर जो हमने यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लिया है, और इनको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये देखें, हमने इसको इजीली मल्टीप्लाई कर दिया है तीनों से। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और लायबिलिटी एलिमेंट आ गया है वो 4,227,700 है। 42 लाख के अराउंड कुछ अमाउंट आ रहा है हमारे पास, 42 लाख के करीब। सही है जी। अच्छा, इसमें कुछ हो सकता है कि आगे पीछे चीज़ें हों ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर। ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, तो अमाउंट थोड़ा हल्का फुल्का नीचे हो जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो देखें, मैंने क्या किया, कैश रिसीव हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 5 मिलियन है, और उसमें से मैंने बैलेंसिंग फिगर ये निकाल ली है। किस तरीके से निकाली, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, 5 मिलियन में से मैंने लायबिलिटी एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास इक्विटी का बैलेंसिंग फिगर आ गया। 5 मिलियन में से मैंने लायबिलिटी एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास इक्विटी का बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। इक्विटी बैलेंसिंग फिगर होगी, दो एलिमेंट होते थे, डेट इक्विटी, इक्विटी बैलेंसिंग फिगर हो गई। अब हम लायबिलिटी एलिमेंट का क्या करें, लायबिलिटी एलिमेंट को उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डालेंगे और इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर देंगे ओवर द ईयर्स, जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती। तो ये देखें, मैंने क्या किया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 बैलेंसिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग मैंने यही वाला लिया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट 8% के हिसाब से लिया है, ये मैं लिख भी देता हूँ। इंटरेस्ट पेड मैंने 2% ओवर प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा ब्रॉट डाउन का मल्टीप्लायर होता है, मतलब मल्टीप्लाई हमने ब्रॉट डाउन से करना होता है। और जब भी इंटरेस्ट पेड हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट का, जितने पे हमने लोन लिया होता है उसका मल्टीप्लायर होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने देखें इसी तरीके से किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। इंटरेस्ट पेड हमने 100,000 ले लिया डायरेक्टली, मैंने क्या किया है, 5 मिलियन का 2% लिया हुआ है यहाँ पे, और अमोर्टाइजेशन को हमने डिडक्ट कर दिया, तो हमारा नेट ऑफ आ गया। और बैलेंस कैरी डाउन हमारा कैसे आ गया, अमोर्टाइजेशन प्लस ब्रॉट डाउन, अमोर्टाइजेशन प्लस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी हो गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट 8% ले लिया ओपनिंग बैलेंस का, फिर इंटरेस्ट पेड आ गया, अमोर्टाइजेशन आ गया, दोनों का डिफरेंस, और कैरी डाउन आ गया। इसी तरह हम फर्दर तीसरे साल भी करेंगे, और हमारे पास आ गया 5 मिलियन के अराउंड एक फिगर आ गई है। अच्छा, ये एग्जैक्टली 5 मिलियन आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू राउंडिंग ऑफ ये हमारा एग्जैक्टली 5 मिलियन नहीं आया। तो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर हमारा ये 5 मिलियन ही आना चाहिए। सही है जी। तो इस तरीके से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की ओवरऑल कैलकुलेशन होती है कि आपने पहले लाइबिलिटी का एलिमेंट कैलकुलेट करना है, फिर आपने उसमें से जो ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देना है, और इस तरीके से हमारी पूरी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ट्रिकी पॉइंट होता है कि जब भी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आते हैं, खास तौर पे F7 लेवल पर जब लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं, तो ये किसी एक रिजर्व के अंदर इक्विटी को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका होता है। नॉर्मली आप अगर एग्जाम्पल जाके देखेंगे तो ऑलरेडी किसी ना किसी रिजर्व में रिकॉर्ड कर चुका होगा, तो हमने वो आइडेंटिफाई करना होता है कि किस रिजर्व में रिकॉर्ड किया हुआ है। नॉर्मली कभी कभी एरर का भी एडजस्टमेंट आ रही होती है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर आपकी ये एरर की भी आती है कि पहले उसने इक्विटी रिकॉर्ड किया हुआ है, इक्विटी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर उसने कि, या फिर उसने कैलकुलेशन तो की हुई है लेकिन 2 ईयर की है या 3 ईयर की है, ओवरऑल 4 ईयर के अंदर से। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जामिनर आपसे एग्जामाइन करेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपने देखना है बेसिकली मसला क्या है या सीधा सीधा है, क्योंकि ये तो हमने सीधा सीधा से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये किस तरीके से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है, किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनती है। तो आपने एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके क्वेश्चन को समझ के, एडजस्टमेंट को समझ के, मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे लिए पॉसिबिलिटी होती है तो मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ भी बना दूँ जो कि उन एडजस्टमेंट के स्पेसिफिकली हों और हम उसकी ट्रीटमेंट करें यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा,
इसके अलावा एक चीज़ और कि एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने एक और यहाँ पे लिखी हुई है। आप क्या करें कि इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप खुद करें और यहाँ पर डिफरेंट डेट्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये इसकी जो है कैलकुलेशन करें। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर कराऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल और मजीद दे दूंगा, फिर उसका आंसर कराऊंगा। इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन और F7L पे काफ़ी ट्रिकी होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको करें ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जब तक मैं इसका आंसर रिवील करूँगा। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको कोई भी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I will be here with a new video very soon. Till then, goodbye. Allah Hafiz.